हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6th क्लास है और 6th क्लास में हमारी बुक चल रही है हमारे अतीत फर्स्ट, यानी कि हिस्ट्री की बुक को हम लोग देख रहे हैं। और हिस्ट्री के बुक में हम देख रहे थे कि अतीत के बारे में हम कैसे जानकारी पता कर सकते हैं। तो चैप्टर का नाम था क्या, कब को और कहाँ कैसे, उन सब को हम लोग आपका देख चुके हैं। और आज जो है हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर पूरा हो चुका है कंप्लीट। सबसे पहले हम डाउट सेशन लेंगे, फिर उसके बाद कुछ उसके आपके सही मिलान हैं, फिर उसके कुछ अपने क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देखेंगे। क्लियर है? तो आज का हमारा प्रोग्राम और सेशन यही रहेगा। तो चलिए, अगर किसी का कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। आपके सामने है चैप्टर। तो सबसे पहले जो है चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। किसी को चैप्टर संबंधित कोई भी डाउट, किसी प्रकार का कोई भी क्वेरी है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अपनी डाउट और अपनी क्वेरी को पूछिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। किसी बच्चे का कोई कोई डाउट कोई क्वेरी किसी प्रकार का, चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देख लिए, कोई डाउट है किसी प्रकार का, कोई क्वेरी हो किसी भी बच्चे की, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़े। चलिए, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग इसमें इन सारी चीज़ों को आपका देखते हैं, बात करेंगे। क्वेरी वेरी किस प्रकार है, कहाँ से है, कैसे है, आभूषण वगैरह क्या कुछ है। हो गया? चलिए, इतना पढ़ लीजिए, इतना देख लीजिए, आगे बढ़ें। जीजीआईसी भागलपुर में। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? शानिया। आप चैप्टर को पढ़ना चाहोगे? यस सर। चलिए पढ़िए, शुरू करते हैं। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। या यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देख करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वह जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वह जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। लगाओ इसी क्षेत्र में अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियां का पता
पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जो जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। यह लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विद्यमान पहाड़ियों का पता लगाओ या कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया है। वह स्थान विद्यमान के उत्तर में स्थित थे। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2,500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसा राज्य की स्थापना की गई थी। लोगों ने संदेह उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से का यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश में यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वह ऐसा कर सके। वह पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यही बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समुद्री किया गया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रह गए हैं। देश के नाम ठीक है, अपने देश अब के लिए रुकिए। आपको दूसरा बच्चा पढ़े, आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, थैंक यू। कोई और बच्चा? शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। क्या नाम है आपका? तानिया। और कोई बच्चा पढ़े बेटा? शाबाश। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम नंदिनी वर्मा है। ठीक है बेटा नंदनी, बहुत अच्छे, शाबाश। आप खड़े हुए, चलिए बेटा आप पढ़िए। देश के नाम अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंद से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान को और यूनान का पता लगाओ। लगभग 200
500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों के सिंधु को हिदोश अथवा इंदोश और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय तारपड़ों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। इतने वर्षों में इनमें से कोई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का उपयोग आम लोग करते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों की उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी-कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं।
उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते हैं। क्या बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका। बैठ जाइए आप। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा पढ़ा बेटा आपने और मुझे खुशी है। एक बार दोबारा नाम बता दीजिए लिखने के लिए। सर इनका नाम नोट कर लीजिए बच्चे का। चलिए ठीक है, शाबाश बेटा। बैठ जाइए आप। देखिए, आप लोग इस तरह से चैप्टर पढ़ने का मतलब केवल सिंपल सा इतना है, मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ। बस पर्पस ये रहता है कि ताकि आप लोग पढ़ें। एटलीस्ट आप देखिए पूरी क्लास अच्छे से भरी हुई है, लेकिन 2 या 3 बच्चों ने ही आपका माइक लेकर पढ़ने का साहस किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। कहीं भी भीड़ में अगर मौका मिले तो आप तुरंत खड़े हो सकते हैं। ये आपका नेतृत्व करने की, आपका लीडरशिप की क्वालिटी है। इतने सारे बच्चे थे कार्य में, तो माइक के लिए, हाँ माइक के लिए आपका झगड़ा होना चाहिए था कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है। लेकिन बड़े दुख है कि आप लोग पता नहीं क्यों हिचकिचाहट करते हैं पढ़ने के लिए। ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ दिक्कत होती है, बल्कि पढ़ने से और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, चीज़ें हमारी थोड़ी सी और साफ होती है, अच्छी क्लियरिटी आती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जब भी अगली बार हम लोग मिलेंगे तो सभी बच्चे चाहे 2-2 लाइन पढ़े, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। ऐसे ये नहीं कि 1-2 बच्चे ही पढ़े, लेकिन उन बच्चों ने साहस किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से एक बार सभी बच्चे ताली बजाएंगे बच्चों के लिए जिन लोगों ने पढ़ा। बहुत अच्छे, शाबाश। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए शाबाश। मैं उम्मीद करूंगा ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। और चैप्टर मैं पूरा पढ़ा चुका हूं, लेकिन आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आरंभिक मानव किस तरह से रह रहा था, कौन सी खाद्यान्न फसल उगा रहा था, अतीत के बारे में कैसे जानकारी जुटाते हैं। इन सब के बारे में तथ्य तक आत्मक चीजों को हमको जानकारी बड़ी स्पष्ट रूप से मिलती है। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।